हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व को समझाइए। आंसर देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण केवल भाषा सीखना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक जुड़ाव, राष्ट्रीय एकता, संस्कृति संरक्षण का माध्यम भी है। यह शिक्षण प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसके महत्व को समझेंगे। फर्स्ट है राष्ट्रीय एकता और संप्रेषण का माध्यम। सेकेंड, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। थर्ड, सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ाव। फोर्थ, सामाजिक एकता में सहायक। और सिक्स, अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि। तो हम एक एक कर इन सारे पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि आप इस वीडियो में लॉन्ग वीडियो देख रहे हो। यदि शॉर्ट में आता है तो आप इतना ही लिखिए और लॉन्ग आता है तो हमें इन सबको डिटेल में लिखना होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय एकता एवं संप्रेषण का माध्यम। तो हिंदी भाषा देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है और समझी जाती है। जब व्यक्ति हिंदी सीखते हैं तो आपस में अधिक सुविधा से संवाद कर पाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। फिर सेकेंड है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। जो बच्चा है, बालक है, भाषा अपने परिवार से, समाज से और स्कूल से सीखता है, इसलिए वह अच्छे प्रभावी ढंग से अपनी बात को कह पाता है और समझ पाता है। इस प्रकार भाषा व्यक्तित्व का भी विकास करती है। फिर थर्ड है सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ाव। तो हिंदी साहित्य, कविता, नाटक, संगीत भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। हिंदी का अध्ययन विद्यार्थी को अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से जोड़ता है। फिर फोर्थ है सामाजिक एकता में सहायक। तो भाषा के माध्यम से बच्चा अपने परिवेश, अपने वातावरण को बेहतर तरीके से जान पाता है। रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन इत्यादि के बारे में उसे समाज से ही जानने को मिलता है। तो इस प्रकार भाषा सामाजिक एकता में भी सहायक है। फिर जो फिफ्थ है वो है अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि। हिंदी भाषा का शिक्षण विद्यार्थियों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने में सहायक होता है। इससे वाचन, लेखन और वाक्य में भी सुधार होता है। तो इस प्रकार बालक की अभिव्यक्ति क्षमता भी बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने भाषा शिक्षण का महत्व देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बोलना कौशल विकास की गतिविधियों को समझाइए। कि बोलने की जो कौशल है उनकी कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं। आंसर देख लेते हैं। तो बोलने के कौशल का विकास भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह कौशल छात्रों को अपने विचारों, भावों और जानकारी को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। बोलने का अभ्यास करने के लिए विभिन्न गतिविधियां अपनाई जाती है, जो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाती है, जैसे कहानी सुनाना, चित्र वर्णन, संवाद, भाषण, वाद विवाद, अनुभव साझा करना, ये सारी गतिविधियाँ हैं। तो हम इन गतिविधियों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है कहानी सुनाना। तो विद्यार्थियों को कोई चित्र या संकेत देकर शुरुआत में उन पर कुछ कहानियाँ सुनाने को या बनाने को कही जाती है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति और भाषा प्रवाह का विकास होता है। फिर सेकेंड है चित्र वर्णन। तो यहाँ छात्रों को एक चित्र दिया जाता है और उन्हें उस चित्र का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, जिससे उनकी वर्णनात्मक बोलने और शब्द चयन करने का अभ्यास होता है। फिर थर्ड है संवाद या वार्तालाप। तो इसमें 2 या 2 से अधिक बालकों के बीच किसी दैनिक स्थिति पर संवाद कराया जाता है, जिसमें विद्यालय, शिक्षण या बाजार इत्यादि की बात होती है। यह स्वाभाविक बोलचाल की भाषा और सामाजिक व्यवहार सिखाता है। फिर है भाषण। इसमें किसी विषय पर 2-3 मिनट का लघु भाषण तैयार कराया जाता है, जिससे बच्चे में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है।
फिर है वाद विवाद। तो इसमें बच्चों को विचार व्यक्त करने या विपरीत पक्ष में बोलने को कहा जाता है। वाद विवाद से बालकों में, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, स्पष्ट विचार व्यक्त करने और सुनने का अभ्यास होता है। फिर है अनुभव साझा करना। तो छात्रों से उनके त्यौहार या यात्रा या कोई विशेष अनुभव के बारे में बोलने को कहा जाता है, जिससे स्वाभाविकता का विकास होता है। तो ये थी बोलने कौशल विकास की कुछ गतिविधियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी बीच वीडियो को आप जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अनुलेख या अनुलेखन व प्रतिलेख या प्रतिलेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। आंसर देख लेते हैं। तो अनुलेखन का अर्थ होता है जब कक्षा में शिक्षक या शिक्षिकाएं बोल बोलकर श्यामपट्ट पर लिखता है और छात्र भी उसी गति से उसे सुनते हुए कॉपी में लिखते हैं। यही लेखन सामग्री गति के साथ साथ लिखना अनुलेखन या अनुलेख कहलाती है। प्रतिलेखन। तो प्रतिलेखन का अर्थ होता है किसी शब्द या वाक्य को एक भाषा की लिपि से दूसरी भाषा की लिपि में लिखना बिना उसके उच्चारण के बदले। यह कार्य प्रतिलेखन कहलाता है। इसका उद्देश्य शब्दों का उच्चारण बनाए रखते हुए दूसरी लिपि में छात्रों को पढ़ने योग्य बनाना है। जैसे स्टूडेंट है तो हिंदी में भी हमें स्टूडेंट ही लिखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। डिकोडिंग क्या है या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? आंसर देख लेते हैं। भाषा में डिकोडिंग का मतलब है शब्दों को टुकड़ों में बांटकर पहचान, फिर उसे बोल पाना या पढ़ पाना, लिखते हुए अक्षर और शब्दों को पहचान कर उनका सही उच्चारण करना और उनका अर्थ समझना डिकोडिंग कहलाता है। यह प्रारंभिक पढ़ने की क्षमता का अहम हिस्सा होता है, जैसे वर्णमाला, उच्चारण या शब्द बोलना। इसे ही डिकोडिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वाचन का क्या अर्थ है या वाचन क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। आंसर देख लेते हैं। तो वाचन का अर्थ होता है लिखे हुए या मुद्रित शब्दों को बोलकर पढ़ना। यह एक मानसिक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। श्री मुखर्जी लिखते हैं कि वाचन एक कला है। यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक होने पर ही मनुष्य जटिल विषय को पढ़कर समझ लेता है तथा पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। अच्छे वाचन के बिना ना तो अच्छा वक्ता बना जा सकता है और ना ही अच्छा लेखक बन पाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में वाचन कला होना जरूरी है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो वाचन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे वाचन से भाषा कौशल का विकास होता है। वाचन बच्चों के लिए सीखने की नींव है। वाचन भावभंगिमा को प्रदर्शन करती है। वाचन सुनने, समझने और बोलने की क्षमता में सुधार करती है। वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। एक अच्छे वाचन से श्रोताओं का मन मोह लिया जा सकता है। वाचन से ध्यान और एकाग्रता का विकास होता है। वाचन भाषा प्रवाह को बढ़ाता है। तो ये थी वाचन की कुछ विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। श्रुतलेख लिपि या श्रुतलिपि क्या है, समझाइए। आंसर देख लेते हैं। तो श्रुतलेख दो शब्द से मिलकर बना है। श्रुत जिसका अर्थ होता है सुना गया और लेख मीन्स लिखा गया। तो श्रुतलेख लिपि का अर्थ है ऐसी लिपि या लेखन पद्धति जो किसी बोले गए शब्द या ध्वनि को सुनकर हूबहू उसी रूप में लिखा जाए। यहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं या कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और विद्यार्थी या श्रोता उसे लिखते हैं। इसे ही श्रुतलेख लिपि कहा जाता है, मीन्स सुनकर लिखना। ये होती है श्रुतलिपि या श्रुतलेख लिपि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय बताइए कि व्याकरण जो शिक्षण है उसको किस प्रकार से हम रुचिकर बना सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। तो व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के कई उपाय है। फर्स्ट है व्याकरण शिक्षण में
व्यवहारिक उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। जो हम दैनिक अपने व्यवहार में उपयोग में लाते हैं वही उदाहरण यहाँ पर बताना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों को परिभाषाएं और नियम रटने के लिए नहीं कहना चाहिए, उन्हें परिभाषाओं को समझने के लिए कहना चाहिए। फिर है संवादों के माध्यम से वाक्य, काल, वाक्य भेद आदि समझाना चाहिए। मीन्स बातचीत के माध्यम से ही बच्चों को काल क्या है या वाक्य क्या है ये आदि हम समझा सकते हैं। फिर है खेल आधारित गतिविधियाँ करानी चाहिए, बच्चों को खेल खेल में हम अच्छे से सिखा सकते हैं। फिर है व्याकरण पहेली, जैसे कौन सा वाक्य सही है या इसमें से संज्ञा शब्द खोजो, इस प्रकार की पहेली पूछी जानी चाहिए। फिर है कहानी में से संज्ञा, क्रिया, विशेषण शब्दों की पहचान करानी चाहिए। फिर है व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षकों को श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। फिर है व्याकरण शिक्षण की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है व्याकरण के नियमों को लेखन से जोड़ना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों से पोस्टर, चार्ट, व्याकरण संबंधित मॉडल बनवाने चाहिए। फिर तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम निम्न उपाय के माध्यम से व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजन गुच्छ क्या है, समझाइए। आंसर देख लेते हैं। तो जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजन बिना किसी स्वर के लगातार साथ आते हैं और उन्हें एक साथ एक ही मात्रा में बोला जाता है तो उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे कृपा, तो यहाँ पर क आधा है और र आधा है, तब जाकर क्र बना। फिर व्यंजन गुच्छ शब्दों का सही उच्चारण करने में सहायक होता है, इससे संयुक्त अक्षरों की पहचान आसान हो जाती है और यह व्याकरण लेखन में शुद्धता लाता है। यही होता है व्यंजन गुच्छ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप बीच में एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, गृह कार्य की उपयोगिता बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। तो गृह कार्य की कई उपयोगिता है। होमवर्क, गृह कार्य से विद्यार्थी को विद्यालय में पढ़ाया गया पाठ दोहराने और अभ्यास करने का अवसर मिलता है। गृह कार्य द्वारा अतिरिक्त समय का सदुपयोग किया जा सकता है। गृह कार्य से विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की क्षमता विकसित होती है। गृह कार्य विद्यार्थियों में विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करता है। गृह कार्य से बच्चों की कमजोरियों को पहचाना जा सकता है। फिर है गृह कार्य से विद्यार्थियों में स्थायित्व ज्ञान आता है। तो इस प्रकार गृह कार्य की कई उपयोगिता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर देख लेते हैं। व्याकरण भाषा की शुद्धता सुनिश्चित करती है। व्याकरण भाषा के स्वरूप की सार्थक व्यवस्था है। किसी भी भाषा को सीखने और समझने में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर है व्याकरण शैली और सौंदर्य में वृद्धि करती है। भाषा की मितव्ययता व्याकरण से ही होती है। फिर है व्याकरण भाषा को नियमबद्धता में बांधती है। फिर है गद्य साहित्य का आधार व्याकरण ही होती है। तो इस प्रकार व्याकरण की कई विशेषताएं हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपना पेपर दीजिए।